वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको IT 430 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को जो वो डिफाइन किया जाता है एज अ स्ट्रक्चर सिस्टम के तौर पर मैनेज करने के लिए इंक्रिप्शन कीज़ और डिजिटल सर्टिफिकेट। और जो यूज़ है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में वो कुछ इस तरीके से है जैसे कि ई बैंकिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स के अंदर, क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कैश और जो माइक्रो पेमेंट सिस्टम होती है वहाँ पर। अब की लेंथ की अगर हम बात करें सो एक क्रिप्टोग्राफिक की जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ स्ट्रिंग के तौर पर बाइनरी डिजिट्स जो कि वंस और ज़ीरो जो कि इनसाइड होते हैं कंप्यूटर के अंदर। और अगर एक की जो है वो 1 बिट है लेंथ के अंदर, इसका मतलब ये कि दो पॉसिबल कीज़ जो कि 0 और 1 है। और अगर एक की जो है वो 2 बिट होती है लेंथ के अंदर, इसका मतलब ये कि 4 पॉसिबल कीज़ हैं जो कि आपके सामने 00, 01, 10 एंड 111। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जो की लेंथ है उस हिसाब से। सो फंडामेंटल लिंक है स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी के दरमियान। अब जो अटैक्स हैं सिमेट्रिक की एल्गोरिथम के ऊपर, सो उसमें की सर्च अटैक्स हैं, क्रिप्टा एनालिसिस अटैक है, इसके अलावा बेस्ड अटैक है। सो की सर्च अटैक की अगर हम बात करें तो जो कि ब्रूट फोर्स भी है, इस तरह के अटैक के अंदर एक अटैम्प्ट की जाती है अटैकर की तरफ से कि डिक्रिप्ट करे मैसेज को हर पॉसिबल की के साथ। और इसी तरह जितने ज़्यादा की लेंथ होती है उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको कि आइडेंटिफाई करे वो की। और जो क्रिप्टा एनालिसिस है, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो उसको डिफीट किया जा सकता है यूज़ करते हुए कॉम्बिनेशन जो है सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स और जो कंप्यूटिंग पावर है, ताकि बहुत से जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उनको डेसिफर्ड किया जा सके बगैर जाने हुए की के। सिस्टम बेस्ड अटैक्स की हम बात करते हैं। ये जो अटैक होते हैं टारगेट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, ना कि जो एल्गोरिथम खुद होता है। एनालिटिकल अटैक्स की हम बात करते हैं। ये अटैक्स जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं वीकनेस या फ्लोज जो अंडरलाइंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल के अंदर क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स की हम बात करें अगर तो ज़्यादातर जो इंटरनेट पेमेंट सिस्टम्स हैं ये यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफी सिक्योर करने के लिए पेमेंट इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर जो है वो कुछ कॉमन जो है वो टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम है। इन सिस्टम के अंदर क्रेडिट कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश है, माइक्रो पेमेंट सिस्टम वगैरह हैं। वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं सो वर्चुअल पिन ये जो अर्लीस्ट क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में से जिसको लॉन्च किया गया था इंटरनेट के लिए 1994 में कंपनी की तरफ से, फर्स्ट वर्चुअल होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। सो इसमें शामिल नहीं होता यूज़ करना इंक्रिप्शन। पेमेंट जो है वो की जाती है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए सिस्टम के अंदर। और एक वर्चुअल पिन जो है वो बन जाती है कॉम्प्रोमाइज़ जो है एज अ रिजल्ट जो ईव्स ड्रॉपिंग है और जो बोगस परचेज है। यानी कि वर्चुअल पिन सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है जो ईव्स ड्रॉपिंग और जो फ्रॉडलेंट यूज़ होता है स्टोलन क्रेडिट कार्ड नंबर्स का। सेंट्रलाइज अकाउंट पेमेंट मॉडल की हम बात करें तो एक पेमेंट मॉडल जहां पर दोनों बायर और सेलर यूज़ करते हैं अकाउंट जो है सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। और एग्जांपल में हम पेपाल है या ई गोल्ड वगैरह है। और इलेक्ट्रॉनिक चेक्स की हम बात करें सो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स जो कि हम स्टार्ट से अगर हम देखें तो ये कि जो फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम है, ग्रुप ऑफ यूएस बैंक रिसर्च एजेंसीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको बनाया गया था 1983 में, इसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक चेक्स का। इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन होती है पेयर बैंक्स को कि वो स्पेसिफाइड पेमेंट करे पेई को। दोनों सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टाइप जो क्रिप्टोग्राफी इसके अंदर यूज़ की जाती है। पेयर और पेई जो है उनको इशू किया जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट जो है एक्स के अंदर। सो एक कंपनी डिजी कैश ने जो है पायनर किया है जो यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक कैश या ई कैश का। एनोनिमिटी जो है बायर की वो जो है की फ़ीचर होती है सिस्टम की। और पार्टिसिपेंट होते हैं इसके अंदर नेमली जो है बायर, मर्चेंट और बैंक जो है। और दोनों सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टाइप जो है क्रिप्टोग्राफी की यूज़ की जाती है इस तरह के सिस्टम के अंदर।
ई कैश कॉइन्स की बात करें तो करेंसी यूज़ की जाती है इस पेमेंट सिस्टम के अंदर, खिलाई की जाती है ई कैश कॉइन या सिंपली कॉइन भी। और कॉइन के अंदर 3 एलिमेंट्स या पार्ट होते हैं, सीरियल नंबर, की वर्जन और सीरियल नंबर जो कि साइन किया जाता है सीक्रेट या प्राइवेट की तरफ से एक सर्टेन डिनोमिनेशन जो होता है ई कैश बैंक का। मिंटिंग ऑफ कॉइन की हम बात करें, जो मिंट किया जाता है, एक लॉन्ग सीरियल नंबर जो है रैंडमली तौर पे जनरेट किया जाता है क्लाइंट की जो साइबर वॉलेट होता है वहाँ से, ताकि मिंट किया जाए कॉइन को। और सीरियल नंबर जो है वो ब्लाइंडेड होता है, इसका मतलब ये कि ये मल्टीप्लाई किया जाता है बाइंडिंग फैक्टर आर के साथ और भेजा जाता है ई कैश बैंक को सिग्नेचर्स के लिए। क्लाइंट वॉलेट या साइबर वॉलेट जो है वो जनरेट कर सकता है सीरियल नंबर और स्टोर कॉइन, और वो करे और एक्सेप्ट करे पेमेंट, और ये विड्रॉ कर सकता है ई कैश बैंक से और डिपॉजिट कर सकता है कॉइन जो है पेमेंट स्टेज के ऊपर बैंक तक। सो एनोनिमिटी जो होती है ई कैश सिस्टम में, इसका मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी जो है क्लाइंट या बायर की वो डिस्क्लोज नहीं होती। और 2 मेन स्टेजेस हैं इस पेमेंट मैकेनिज्म में, मिंटिंग स्टेज और डिपॉजिट स्टेज। मिंटिंग स्टेज जो है सीरियल नंबर साइन किया जाता है ई कैश बैंक की तरफ से ताकि प्रोवाइड किया जाए थर्ड पार्ट जो है एक वैलिड कैश कॉइन का। नाउ द विड्रॉइंग कॉइन्स को विड्रॉ करने का अगर हम देखें, निकालना यानी कि उनको, सो बहुत से जो कॉइन्स होते हैं डिफरेंट डिनोमिनेशन के, वो हासिल किए जा सकते हैं सिंगल रिक्वेस्ट में बैंक से। और रिक्वेस्ट साइन करता है क्लाइंट उसके अपने प्राइवेट की के साथ, और इन्फॉर्मेशन होती है सीरियल नंबर्स के बारे में जो कि साइन होती है। और रिक्वेस्ट इनक्रिप्टेड होती है सिमेट्रिक की के साथ, और सिमेट्रिक की जो इनक्रिप्टेड होती है पब्लिक की के साथ बैंक की। इसी तरह से क्या होता है कि क्रिएट किया जाता है एक सिक्योर एनवलप। नाउ द मेकिंग द पेमेंट, कॉइन्स यूज़ किए जाते हैं पेमेंट के अंदर, इनक्रिप्टेड होते हैं बैंक की जो की पब्लिक की होती है, रोकते हैं मर्चेंट को कि वो उसको देख सके। पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी जाती है बैंक को इनक्रिप्टेड कॉइन्स के साथ मर्चेंट डिपॉजिट के दरमियान। नाउ अप्रूविंग द पेमेंट, पेयर कोड जो है वो एक सीक्रेट जनरेटेड होता है क्लाइंट की तरफ से, और एक हैश जो उसका इंक्लूड होता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन में, ताकि क्लाइंट जो है वो बाद में प्रूव कर सके पेमेंट अगर ज़रूरत है। पेमेंट डिपॉजिट की अगर हम बात करें, एक डिपॉजिट रिक्वेस्ट जो इनक्रिप्ट होती है बैंक की पब्लिक की के साथ कंपनी करती है, जो कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन और ई के बैंक जो है वो मेंटेन करता है एक डेटाबेस जो है स्पेंड कॉइन्स की। लॉस्ट कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर नेटवर्क फेल होता है या कंप्यूटर क्रैश होता है पेमेंट ट्रांजैक्शन के दरमियान, कॉइन जो है वो लॉस्ट हो सकते हैं। अब है एसएसएल जो कि सिक्योर सॉकेट लेयर है, एक जो है वो क्रिप्टोग्राफिक जो है वो प्रोटोकॉल प्राइमरीली तौर पे यूज़ किया जाता है सिक्योर करने के लिए कम्युनिकेशन वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर्स के दरमियान। और इसका जो ऑपरेशन होता है टीसीपी आईपी लेयर के अंदर, और इसका जो यूज़ है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर है। सो ये बिल्ट होता है बहुत से ब्राउज़र्स के अंदर और ऑपरेट होता है टीसीपी आईपी लेयर के अंदर ओएसआई मॉडल के, और यूज़ करता है कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। और ये इंडिकेट करता है कि जो वेब सर्वर है होस्ट कर रहा है इस वेबसाइट को, वो एसएसएल एनेबल है। सो अगर क्लाइंट मशीन कॉन्फ़िगर है एसएसएल के लिए, सो कोई भी एक्सचेंज जो इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे क्लाइंट या वेब सर्वर के दरमियान वो होगी इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। अब एसएसएल हैंडशेक की अगर हम बात करें, सो इनिशियल नेगोशिएशन जो है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, ताकि इस्टेब्लिश किया जाए सिक्योर कनेक्शन और सेलेक्ट करना स्ट्रॉन्गेस्ट कॉमन जो क्रिप्टोग्राफिक मेथड है। अब एसएसएल जो है वो कॉमनली अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन शॉपिंग में, क्योंकि कस्टमर जो रखते हैं अपनी जो डेबिट या क्रेडिट का इन्फॉर्मेशन होती है वेब के ऊपर, वेब फॉर्म के अंदर एक्चुअली पेमेंट पर्पसेस के लिए। अब है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यानी कि एसीटी प्रोटोकॉल। सो ये जो एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है हैंडल करने के लिए क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो इंटरनेट के ऊपर अगर कंपेयर करें एसएसएल के, और डेवलप किया वीज़ा ने, मास्टर कार्ड ने, दूसरों ने, और इसकी इंटेंशन थी कि प्रोटेक्ट किया जाए क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को। यानी कि इसको जॉइंटली तौर पे बनाया गया है, जैसे कि आपको बताया गया था कि वीज़ा मास्टर कार्ड नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, तो उसको जॉइंटली तौर पे बनाया गया था 1997 के अंदर। सो 4 एंटिटीज़ जो कि शामिल होती हैं एक एसईटी ट्रांजैक्शन के अंदर, कार्ड होल्डर, मर्चेंट, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी और पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी जो है डेटा ट्रांसमिशन की एक्वायरर बैंक से। मर्चेंट के पास लाजमी तौर पर होना चाहिए स्पेशल एसीटी सॉफ्टवेयर के प्रोसेस कर सके इन ट्रांजेक्शन्स। एसीटी जो है वो हाइड करता है कस्टमर की जो
क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है मर्चेंट से और हाइड करता है ऑर्डर इन्फॉर्मेशन बैंक से ताकि प्रोटेक्ट कर सके प्राइवेसी। और ये स्कीम कहलाई जाती है डुअल सिग्नेचर भी। अब है सेटको जो है एक कंपनी है ये, और जिसको बनाया गया था ताकि लीड करे इम्प्लीमेंटेशन और जो प्रमोशन है एसईटी स्पेसिफिकेशन का, और ये इंश्योर करता है कि वेंडर्स जो एसईटी सॉफ्टवेयर के वो कंप्लाई करें रिक्वायरमेंट्स के साथ जिनको लेट डाउन किया उसके ओरिजिनेटर ने। और एक ई बिज़नेस को डिफाइन किया जाता है एज अ कंपनी या एंटिटी जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। ई बिज़नेस जो है उसकी एबिलिटी होती है कि वो सेल करे, ट्रेड करे, बार्टर करे, ट्रांजैक्ट करे वेब के ऊपर, उसको कंसिडर किया जाता है एज अ ई कॉमर्स बिजनेस। और ई बिज़नेस मॉडल जो है वो उसको डिफाइन किया जाता है कंपनी की पॉलिसी की तरफ से, ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी और जो उसकी आइडियोलॉजी होती है। अच्छा, अब ई बिज़नेस के ज़ाहिर बात है कई सारे फ़ायदे हैं और आज के दौर में एक काफ़ी कॉमन है ये। सो अगर हम ट्रेडिशनल बिज़नेस से कंपेयर करें तो कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हाई पर्सनलाइज सर्विस हाई होती है, क्वालिटी कस्टमर सर्विस होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं होती, वर्ल्ड वाइड रीच होती है बिज़नेस की, दुनिया भर के लोग भी देख रहे होते हैं। और पर्सनलाइज सर्विस को हम थोड़ा देखें तो प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन जनरली उसको रिकग्नाइज किया जाता है एज अ 4 पीस के तौर पर मार्केटिंग के जो होते हैं, यानी कि ये 4 पीस होता है ना, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, 4 पीस नॉर्मली तौर पे होते हैं अगर हम उनके मुकाबले में देखें ट्रेडिशनल ऑफलाइन बिजनेसेस के। और हाई जो क्वालिटी कस्टमर सर्विस है, कस्टमर प्रोवाइड कर सकते हैं फीडबैक या फिर रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट्स को काफ़ी आसानी से ऑनलाइन बिजनेस में ऑफलाइन के मुकाबले में। ज़ाहिर बात है ईजिली आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर कस्टमर को कोई भी इशू आ रहा है, अपना फीडबैक वो बता देंगे कि भाई हमें इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है इस प्रोडक्ट के अंदर, या फिर वो कंप्लेन भी कर सकते हैं और रेटिंग्स भी ज़ाहिर बात है वो देते हैं। तो ये तमाम चीज़ों से इम्प्रूव होता है कस्टमर सर्विस भी। इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं आती इसके अंदर। एक ई बिज़नेस की जो मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट होती है, आपको ज़रूरत नहीं होती फिजिकल प्लेसेस की कि स्टार्ट करें, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इवन कि अपने घर से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और मिडिल और इंटरमीडिएट जो होते हैं इनके तौर पर भी स्टार्ट किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड रीच होती है, ज़ाहिर बात है दुनिया भर में भी सेल की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स की बात करें, ये यूज़ किए जाते हैं ऑनलाइन शॉप के केस के अंदर, और बहुत से एडवांटेज होते हैं पेपर कैटलॉग के ऊपर। ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है ज़्यादा क्विकली भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से भी, बल्क ट्रांजेक्शन्स होती हैं और ये की जाती हैं वन विज़िट जब हो एक ई शॉप, कोई भी लिमिटेशन नहीं होती कलेक्ट करने के ऊपर, पैकेज करने के ऊपर, कैरी करने के ऊपर गुड्स। जब हम देखें शॉपिंग की है ट्रेडिशनल ऑफलाइन शॉप के मुकाबले में, इम्प्रूव सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव होती है। सो टिपिकल मेंबर जो होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, उनमें सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है और एंड कस्टमर भी है। अगर सप्लायर जो है रॉ मटेरियल की उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, मैन्युफैक्चरर जो है वो और इमरजेंसी ऑर्डर भी उनको कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं और क्विकली प्रोसेस किए जाते हैं सप्लायर की तरफ से। अब कुछ नुकसानात भी हैं, इसमें सिक्योरिटी कम है, प्राइवेसी कम है इंटरनेट की वजह से, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, जो आइटम ख़रीदा गया है ज़ाहिर बात है कस्टमर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता चीज़ के बारे में फिजिकली तौर पे, उसको वो देख नहीं सकता, उसको पता नहीं है कि कैसी चीज़ है ये, कभी कई बार ऐसा भी होता है। ऑनलाइन कैटलॉग्स वर्सेस पेपर कैटलॉग की हम बात करें, पेपर कैटलॉग के जो फ़ायदे हैं, आसानी से बनाया जाता है बगैर किसी टेक्नोलॉजी के, हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। रीडर जो है वो देख सकता है कैटलॉग के ऊपर बगैर कंप्यूटर सिस्टम के, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा पोर्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग के मुकाबले में। नुकसानात क्या है कि डिफ़िकल्ट होता है जब कभी भी अपडेट करे कोई इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है उनको डिस्प्ले किया जा सकता है। ऑनलाइन कैटलॉग की बात करें, इसमें ये होता है कि ईजिली अपडेट किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है परचेजिंग प्रोसेस के साथ, अच्छी सर्च और कंपैरिजन कैपेबिलिटीज़ होती हैं इसमें, प्रोवाइड किया जा रहा है टाइमली अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, और ब्रॉड रेंज प्रोवाइड की जा सकती है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की, और पॉसिबिलिटी होती है ऐड करने की वॉइस और जो मोशन पिक्चर्स है, कॉस्ट सेविंग होता है, ईजी होता है कस्टमाइज़ किया जाए। नुकसानात क्या होते हैं इसके कि डिफ़िकल्ट होता है कि डेवलप किया जाए कैटलॉग, लार्जर फिक्स कॉस्ट अगर यूज़ की जाए स्मॉलर नंबर ऑफ़ परचेज़ के लिए, और नीड होती है कस्टमर स्किल के लिए कि वो डील करें कंप्यूटर्स और ब्राउज़र्स के साथ। अब ई बिज़नेस मॉडल में स्टोर फ्रंट मॉडल की हम बात करें अगर, अब ये रिप्रेजेंट करता है जो बेसिक फॉर्म है, एक बुनियादी तौर पे जो फॉर्म होती है ई कॉमर्स की, जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली तौर पर भी। मर्चेंट्स को ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइज़ करें ऑनलाइन कैटलॉग, जो प्रोडक्ट की ऑर्डर्स लें, वेबसाइट्स के ज़रिए एक्सेप्ट करें पेमेंट एक सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर और भेजें कस्टमर्स को। ऑक्शन मॉडल होता है, यहाँ पर ऑक्शन साइट्स होती हैं जिसके ज़रिए यूज़र्स लॉग ऑन कर सकते हैं और अज्यूम करते हैं रोल जो है बिडर का या सेलर का भी,
और एज अ सेलर जो है वो स्पेसिफाई करना होता है किसी को मिनिमम प्राइस की वो सेल करे आइटम, और जो डिस्क्रिप्शन जो है आइटम का, और जो डेडलाइन होती है क्लोज करने की, ऑक्शन। ऑनलाइन बैंकिंग की हम बात करें जो कि एक बहुत कॉमन है अब हमारे लिए, और तकरीबन सारे ही बैंक ऑनलाइन बैंकिंग ऑफ़र कर रहे हैं इस वक्त। हर बैंक की अपनी ऐप मौजूद है, वेबसाइट्स तो पहले ही थी। सो इंटरनेट के ज़रिए यहाँ पे सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं, जिसमें फ़ंड ट्रांसफ़र भी है, और अब तो ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, और इवन के कुछ बैंक के अंदर चेक्स को भी ऑनलाइन जो है वो डिपॉजिट किया जा सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग और लैंडिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि बाई किया जाता है, सेल किया जाता है स्टॉक या शेयर जो लिस्टेड कंपनीज़ के इंटरनेट का यूज़ करते हुए। बहुत से ब्रोकरेज हाउस ने इस्टेब्लिश किया एक ऑनलाइन प्रेजेंस। एक ये कि लैंडिंग जो प्रोवाइड की जा रही है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, लोन जो इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स के ज़रिए भी ऑनलाइन रिक्रूटिंग हो रही है। एम्प्लॉयज़ जो है वो रिक्रूट कर सकते हैं, और जॉब सर्च कर सकते हैं इफेक्टिवली ऑनलाइन रिक्रूटिंग वेबसाइट्स के ज़रिए। ऑनलाइन न्यूज़ सर्विसेज हैं, बहुत से न्यूज़पेपर मैगजीन्स के ऑनलाइन प्रेजेंस है, 24 आवर्स जो कि अपडेट्स हैं, और ये अट्रैक्टिव है क्योंकि प्रिंटिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो इसमें शामिल नहीं है। ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज भी है, ट्रैवल अरेंजमेंट किए जा सकते हैं ऑनलाइन, बगैर जो है वो ट्रैवल एजेंट तक जाए, मतलब उसके वेबसाइट से कर लेंगे, ना कि उस तक जाना पड़ेगा, और ये कन्वीनियंट और लेस कॉस्टली है। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट भी हो रही है, ज़ाहिर बात है। अब इंटरनेट के आने के बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्विकली मिल जाती है हमें, हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया के साथ। ऑनलाइन ऑटोमेटिव साइट और एनर्जी ऑनलाइन भी है। कई साइट्स हैं जो कि अलाउ करती है यूज़र को कि वो सर्च करें, परचेज़ करें न्यू और यूज्ड कार्स और उनके स्पेयर पार्ट्स भी। और इसी तरह से साइट्स हैं जहाँ पर बायर और सेलर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनर्जी जिसके अंदर ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी भी है। सेलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनलाइन की हम बात करें, कुछ ई बिज़नेस जो है वो डील करते हैं सेल के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कंपनीज़ के, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम्स वगैरह। और ऑनलाइन आर्ट डीलर्स भी हैं, आर्ट वर्क जो है वो ख़रीदा जा सकता है वेब से, डिस्काउंट के ऊपर भी लोग पिक्चर्स ख़रीद रहे हैं ऑनलाइन, पेंटिंग्स भी, पोस्टर्स वगैरह भी। उसके बाद है ब्रिक एंड मॉर्टर वर्सेस क्लिक एंड मॉर्टर बिजनेस। अभी ये दो टर्म्स हैं, इनसे मुराद ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जहाँ पर एक कंपनी जो है वो कर रही है बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो अक्सर जो है वो प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रॉपर इंटीग्रेशन की, दो डिफरेंट चैनल्स ऑफ बिजनेस जो उनके दरमियान। सो इंटरनेट की वजह से क्या हुआ, एक नया दरवाज़ा खुला है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ का मार्केटर्स के लिए, और एक नई ब्रांच जो है फील्ड के अंदर, मार्केटिंग की फील्ड के अंदर जो है वो डेवलप हुई है, जो कि इंटरनेट मार्केटिंग के तौर पर, या ई मार्केटिंग के तौर पर, या डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर भी हमें देखने में आती है। सो ईमेल मार्केटिंग है, बैनर एडवर्टाइजिंग देखने में आती है, मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है, सेगमेंट्स बनाए जाते हैं मार्केट्स के, प्रमोशन किया जाता है, पब्लिक रिलेशन होता है इसके अंदर, पार्टनरिंग की जाती है, पार्टनर यानी कि बनाया जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ब्रांड्स जो है उसको क्रिएट किया जाता है वेब के ऊपर, वेबसाइट्स के ज़रिए ब्रांड की क्रिएट की जाती है, ब्रांड वैल्यू। एफिलेट प्रोग्राम्स है, इसमें ये होता है कि कमीशन मिलता है। आप कोई भी ज़ाहिर बात है एफिलेट प्रोग्राम अगर ज्वाइन कर लिया जाए, जिस तरह अमेज़न का है या और वेबसाइट्स का, तो वहाँ पर उस वेबसाइट की जब प्रोडक्ट सेल करवाई जाएगी तो उस पर कमीशन मिलेगा। सर्च इंजन्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं, उन पे रैंक करवाया जाता है। एसईओ इसके अंदर जो है वो होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ग्लोबल मार्केटिंग है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो की जा रही होती है। अब मार्केट सेगमेंटेशन को अगर हम देखें थोड़ा डिटेल में, सो बिजनेस को ज़रूरी होता है कि वो आइडेंटिफाई करें स्पेसिफिक पोर्शन जो है, एक ख़ास पोर्शन जो है मार्केट का, ताकि वो टारगेट कर सकें अपनी ख़ास एडवर्टाइजिंग मैसेज के ज़रिए, और ये कहलाई जाती है मार्केट सेगमेंटेशन। डिवाइड करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स को सेगमेंट्स या ग्रुप में, और इनको डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक। जो भी ज़ाहिर पर डेमो जगह है उसके मुताबिक किया जा सकता है, कुछ पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इनकम लेवल, और जो जोग्राफिक लोकेशन है उसके मुताबिक। अब जोग्राफिक सेगमेंटेशन की जाती है, यहाँ पर सेगमेंट को बनाया जाता है जोग्राफिक बेसिस के ऊपर। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है जहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, जैसे सोशल क्लास, पर्सनैलिटी, या फिर अप्रोच जो होती है लाइफ या लाइफ स्टाइल की। मार्केट सेगमेंटेशन ऑन दी वेब की हम बात करें, तो जो कॉन्सेप्ट है मार्केट सेगमेंटेशन का वो इक्वली एप्लीकेबल होता है ई बिज़नेस के लिए, क्योंकि इसको अप्लाई किया जाता है फिजिकल बिजनेसेस से, और ये कि कोई भी इजीली प्रोवाइड कर सकता है पर्टिकुलर सेल्स इन्वायरमेंट ई बिज़नेस के केस में, अगर हम कंपेयर करें ऑफलाइन बिजनेस से।
बिहेवियरल सेगमेंटेशन की हम बात करें तो जो क्रिएशन है सेपरेट एक्सपीरियंस की कस्टमर्स के लिए, वो बेस करती है उनके बिहेवियर के ऊपर खिलाया जाता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। चूजिंग अ डोमेन नेम की हम बात करें तो चूज़ करना सूटेबल डोमेन नेम जो है वो पहली चीज़ होती है कंसिडर होने के लिए स्टार्ट के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस की। और वर्ल्ड वाइड नेचर की वजह से वेब की चूज़ करना एक डोमेन नेम के लोग जो है वो आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ या कल्चर से एप्लीकेबल हो सकेगा। उसकी वजह से क्या होगा, रिकग्नाइज़ किया जाएगा, रिमेंबर किया जाएगा और टाइप किया जाएगा ईजिली। मार्केटिंग रिसर्च की बात करें, इसके अंदर इंटरव्यू है, पेपर है और फ़ोन सर्वेस और क्वेश्चनियर है। फाइंडिंग जो कि बेस करती है प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, ताकि फाइंड किया जाए स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपके बिजनेसेस की, और बिजनेस जो है आपकी कॉम्पिटिटर की, इसमें शामिल होता है एनालिसिस अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट का आपके बिजनेस के लिए। वेब डिज़ाइन की अगर हम बात करें, बेसिकली जो ऑनली इंटरेक्शन होता है ई बिज़नेस का उसके कस्टमर्स के साथ, वो वेबसाइट के ज़रिए होता है। ज़ाहिर बात है, जब भी ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा है तो वेबसाइट के ज़रिए होगा। सो एक अच्छी वेब डिज़ाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सक्सेस के लिए, ई बिज़नेस के लिए। ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर कॉम्पिटिटर जो होते हैं ई बिज़नेस के, वो जस्ट क्लिक्स के फासले पर होते हैं। सो अगर आपके वेबसाइट का डिज़ाइन कैची नहीं है या यूज़फुल एनफ नहीं है, विजिटर जो है वो नहीं वेट करेगा और वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।